वेलकम बैक इन स्टूडियो क्लास एलएनटी कॉलेज पॉलिटिकल साइंस विभाग। मैं डॉक्टर शशि आज सेमेस्टर 4 के लिए टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। मेरा आज का टॉपिक होगा संस्थागत विकास का विश्लेषण। संस्थागत विकास और विश्लेषण, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इट्स एनालिसिस। इसमें परंपरागत रूप से हम लोग देखते आए हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इस परंपरागत रूप में इन तीनों अंग को समान समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे विकास के क्रम में ऐसा पहले तो लोगों को कार्यपालिका में पूरी तरह से आस्था नहीं हो पाई, उसकी सर्वोच्चता में आस्था नहीं हो पाई, लेकिन बाद में कार्यपालिका के प्रति लोगों की आस्था बढ़ गई है। किस कारण से? समान शक्ति से युक्त तीनों अंग की जगह एग्जीक्यूटिव में सरकार में उसके नेतृत्व की वजह से। दूसरा चीज़ है कि प्रशासनिक नेतृत्व अपनी रचनात्मक शक्ति, प्रशासनिक नेतृत्व का मतलब कार्यपालिका से हो। अब तीनों अंग में देखते हैं कि कैसे कार्यपालिका उसमें थोड़ा बढ़त ले लेती है व्यवस्थापिका के आधार पर। इसका प्रमुख कारण है सरकार के कार्य में अत्यधिक विस्तार होने के कारण प्रशासनिक नेतृत्व का एग्जीक्यूटिव अपनी रचनात्मक शक्ति और क्षमता के आधार पर बहुमत की भीड़ वाली व्यवस्था के बीच आश्चर्यजनक रूप से बढ़त हासिल कर लिया है। दोनों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया। और जैसा कि मैंने एक शब्द यूज किया है, अपनी रचनात्मक शक्ति और क्षमता के आधार पर, तो कार्यपालिका में लोगों की पहले से आस्था बढ़ गई है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे कार्यपालिका का मतलब क्या है। कार्यपालिका शब्द से सिर्फ प्रेसिडेंट और या सम्राट का तात्पर्य है, या उसमें और कुछ अंग भी शामिल होते हैं, या अन्य किसी पर्सोनेल को भी शामिल किया जाता है। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका का किस तरीके से प्रयोग होता है। साधारणतः कार्यपालिका के प्रयोग में, कार्यपालिका शब्द का प्रयोग करने में 2 तरह का भाव होता है। एक संकुचित अर्थ में कार्यपालिका का प्रयोग किया जाता, शब्द का प्रयोग किया जाता है, और हम लोग इसमें देखेंगे कि संकुचित अर्थ में कार्यपालिका का प्रयोग किए जाने पर इसमें कौन कौन पर्सन या अधिकारी या शासनाध्यक्ष आते हैं, और व्यापक अर्थ में इसमें कौन सब शामिल होते हैं, क्या दोनों सेम है या दोनों में अंतर है। तो संकुचित अर्थ में अगर देखा जाए तो संकुचित अर्थ में एग्जीक्यूटिव के अध्यक्ष जो प्रशासन चलाते हैं, जिनके नाम से प्रशासन चलता है, ये दो पर्सन भी हो सकते हैं, या प्रशासनिक अध्यक्ष के रूप में एक पर्सन भी हो सकते हैं। तो अगर जहाँ पे संसदीय व्यवस्था है तो वहाँ 2 पर्सन होंगे, तो वो दोनों, उसके बाद उनके प्रमुख सहयोगी जो नीति निर्माण करते हैं, और फिर जिसे लागू प्रशासन की विशाल सेना करती है। तो संकुचित अर्थ में राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष और प्रशासन के अध्यक्ष, उसके प्रमुख सहयोग, उनको सहयोग करने के लिए मंत्रिमंडल होगी, मंत्रिपरिषद होगी, या अन्य सहयोगी होंगे। और फिर उस नीति को जो वो लोग बनाते हैं, उनके प्रमुख सहयोगी जो नीति निर्माण करते हैं, उसको लागू करने के लिए जो प्रशासक की विशाल सेना होती है वो आता है। तो ये तीनों संकुचित अर्थ में प्रयोग किए जाने पे शामिल होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि व्यापक अर्थ में अगर कार्यपालिका का प्रयोग किया जाए तो इसके अंतर्गत कौन सब आएंगे। तो व्यापक अर्थ में कार्यपालिका का प्रयोग अगर किया जाएगा तो इसके अंतर्गत सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उसको लागू करने का जिम्मा रहता है जिसके पास, और न्यायपालिका जो न्याय से संबंधित होती है, कोर्ट से संबंधित होती है। उसके बाद संपूर्ण प्रशासकीय संगठन, और इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो कि डिप्लोमेटिक राइट्स वाले इसमें नहीं आते हैं, वो एक्सेप्शन है, और संपूर्ण प्रशासकीय संगठन भी इसमें आएगा व्यापक अर्थ में। इसके अलावा तीसरे, कर वसूलने वाले निरीक्षक आएंगे, इसमें आयुक्तगण आएंगे, पुलिस पूरी केंद्रीय हो चाहे स्थानीय हो। उसके बाद जल, स्थल और वायु सेना के अधिकारी इसमें आते हैं। तो इसको व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। तो
इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले इसमें राजा, अगर ब्रिटेन की बात करें, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें, तो ब्रिटेन का राजा हो सकता है, भारत और अमेरिका का राष्ट्रपति, और वही राजा या सम्राट, ये इसमें आएंगे। उसके बाद उनके अधीनस्थ कर्मचारी जो भी होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। प्रशासनिक कार्मिक का संपूर्ण समूह इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद इसको फिर से अगर देखा जाए तो राजा, राष्ट्रपति, सम्राट, मंत्री और प्रधानमंत्री भी, मंत्रिपरिषद भी, मंत्रिमंडल भी उस इसमें शामिल होगा। उसके बाद प्रशासनिक कार्मिक समूह आ गया। अब इसको फिर से अगर देखा जाए, दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य की इच्छा को लागू करने वाले कार्यकारी अंग, कार्यकर्ता और अभिकरण का समग्र रूप ही कार्यपालिका होता है। तो ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि ब्रिटेन में, भारत की व्यवस्था के बारे में तो हम लोग जानते, देखेंगे कि ब्रिटेन में कार्यपालिका के अंतर्गत, यहाँ हम लोग संकुचित अर्थ में लेंगे, ब्रिटेन में कार्यपालिका के अंतर्गत क्या सब आएगा। सबसे पहले वहाँ हेड ऑफ द वहाँ की व्यवस्था को देखिए, एकात्मक सरकार और संसदीय शासन व्यवस्था है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में हेड ऑफ द गवर्नमेंट दो होंगे, एक नॉमिनल हेड और एक रियल हेड। तो कार्यपालिका में दोनों आएंगे, नॉमिनल हेड और रियल हेड भी आएंगे। उसके बाद उसके नीचे देखा जाए तो प्रधानमंत्री, रियल हेड प्रधानमंत्री होंगे, वो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री, दो हुआ। उसके बाद फिर उसके नीचे देखेंगे तो कैबिनेट आएगा। ये तीनों अस्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका भी होती है जब विभाग में जो सचिव होते हैं वहाँ के कार्य को जो ये किया जाता है, तो वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। आज हम लोग इस क्लास में ब्रिटेन के कार्यपालिका के बारे में जानेंगे और इसकी शुरुआत वहाँ के सम्राट से करते हैं। हेड ऑफ द संसदीय शासन व्यवस्था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, रियल और नॉमिनल। तो नॉमिनल हेड हुए सम्राट, तो सम्राट का पद सम्राट हुए, और उसी तरीके से, और रियल हेड वहाँ के प्रधानमंत्री, और बल्कि ये कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये रियल हेड हुए। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कैबिनेट कैसे इसमें कार्य करता है। तो वहाँ पर जो है सो राष्ट्रपति के जगह पे सम्राट होते हैं, और सम्राट का पद जो होता है वो वंशानुगत होता है, पैतृक होता है। और उस पद में इसका मतलब हुआ कि जो सम्राट हैं वो आजीवन सम्राट रहेंगे, जीवन पर्यंत सम्राट रहेंगे। और चूंकि वो नॉमिनल हेड होते हैं, और पहले की व्यवस्था जो थी उसमें सम्राट और ताज, यहाँ क्राउन, ये दोनों एक व्यक्ति में ही समाहित होता था, इसलिए माना जाता था कि सम्राट बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन बाद के समय में 1949 में परहैप्स एक लॉ पास हुआ जिसके अनुसार वहाँ के जो नॉमिनल हेड हैं उनको, जो पहले पूर्ण रूप से शक्तिशाली थे, उनकी शक्ति को कम कर दी गई। उसमें ये कहा गया कि जो सम्राट हैं वो मंत्री परिषद के सहयोग से ही काम करेंगे, उनके सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि सम्राट अब मंत्री परिषद के, मंत्रिमंडल के सहयोग को, के सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। तो इसी आधार पे कहा जाता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति का जो पद है, जो सम्राट का पद है, वो सम्मानित पद है। और अगर इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका की बात करें, आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे, तो अमेरिका के बारे में जानेंगे। वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति का जो पद होता है वो उसको कार्यकुशल राष्ट्रपति कहा जाता है, कार्यकुशल कार्यपालिका कहा जाता है, इनको सम्मानित कार्यपालिका कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों इनकी शक्ति में कमी आ गई, अभी क्या व्यवस्था है। तो अब की व्यवस्था में वहाँ सम्राट और ताज में डिफरेंस कर दिया गया है। सम्राट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम लोग ये देख लेते हैं। सम्राट एक व्यक्ति होता है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। सम्राट एक व्यक्ति होंगे, और ताज जो है वो पावर का प्रतीक है। वो जो शक्ति सम्राट में निहित होती है उसका वास्तविक प्रयोग ताज करता है। ताज एक अस्थाई पद है,
जैसे प्रधानमंत्री का पद हुआ, जैसे राष्ट्रपति का पद हुआ, तो राष्ट्रपति में व्यक्ति चेंज हो सकता है लेकिन पद तो अस्थायी रहता है। तो उसी तरीके से वहाँ भी है कि सम्राट का क्राउन अस्थायी होता है। एक व्यक्ति आज उस शक्ति क्राउन मतलब शक्ति हुआ, उसका यूज कर रहा है। कल के डेट में त्याग पत्र दे दे व्यक्ति या उनकी मृत्यु हो जाए तो दूसरा व्यक्ति उस पोस्ट पे आ जाएगा, लेकिन वो पद अस्थाई है, उसकी जो शक्ति है, क्षमता है, वो अस्थाई होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सम्राट के ताज में जो शक्ति और क्षमता है उसका वास्तविक अर्थ में प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और अगर प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता है, उसके पास मेजोरिटी है, तो वो बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति में माना जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सम्राट के पास कोई शक्ति ही नहीं है। अगर आम चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो वहाँ सम्राट को स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद जितना भी प्रशासनिक कार्य होता है वो सम्राट के नाम से ही होता है। जैसे सम्राट सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्रधानमंत्री बनाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद फिर शुरू होती है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल का गठन। तो उसमें वहाँ पर जैसे इनॉग्रल स्पीच होगा वो सम्राट को ही देना होगा। उसके बाद वो कोई सलाह लेना है, उनसे किसी चीज़ के बारे में जाननी है तो प्रधानमंत्री से वो ले सकते हैं। तो स्वविवेक की शक्ति है, सम्मानित पद है, और विदेश से आए हुए लोगों का, विदेश से आए हुए अपने स्तर के अतिथियों का स्वागत कर सकते हैं, वो प्राइज वितरण का उनको अधिकार है, वो कर सकते हैं। भले ही ये सब चीज़ प्रधानमंत्री के द्वारा डिसाइडेड हो, उसमें वो करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे सम्राट वहाँ पर एक महत्वपूर्ण सम्मानित पद है। अब कार्यपालिका के दूसरे ये में देखेंगे, सम्राट के बाद प्रशासन चलाना, एग्जीक्यूटिव। ये सम्राट राज्य के अध्यक्ष हुए, और शासन का अध्यक्ष मेन जो रियल हेड, वो उनके बारे में अब जानेंगे। सम्राट के बाद सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब प्रधानमंत्री रियल हेड हुए तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ताज की जो भी शक्ति और क्षमता है उसका प्रयोग कौन करते हैं? उस ताज की शक्ति का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री ही करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे मेन प्रशासन का मेन कार्य प्रधानमंत्री के जिम्मे है, और जैसे ही उनकी नियुक्ति होती है उसके बाद क्या करना है उनको? मंत्रिपरिषद का गठन होगा, उसमें से मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि भले ही ये प्रशासन के अध्यक्ष हों अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह इनको, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस तरीके से मंत्रिमंडल का संगठन करने की बात आती है वैसा कैबिनेट का वहाँ कहेंगे कि वैसा इनके पास नहीं है। इनको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि क्षेत्रीय हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में सही ढंग से प्रतिनिधित्व मिले, उनके पार्टी के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उनको प्रतिनिधित्व उसमें मिले, उनको कोई विभाग का ये हो, और हर एक भाषा, धर्म, संप्रदाय या अन्य जो तत्व हैं क्षेत्र का हो चाहे, और उन सबों को उसके बाद अनुभव के आधार पे कुछ अनुभवी व्यक्तियों को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। मंत्रिपरिषद में 4 तरह के मंत्री होंगे, वो भी उनकी निगरानी में होंगे। तो प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री अब देखिए उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वो अपने पार्टी का नेता है, तो उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन कराना, पार्टी के सदस्य कभी बाहर जाकर पार्टी के हित के विरुद्ध वोट नहीं करें, इसके लिए व्हिप जारी करना, पार्टी डिसिप्लिन को भी देखते रहना। उसके बाद सरकार का गठन हुआ तो इसमें भी उनको बहुत सारा काम करना, जैसे संसद के सदस्य और मंत्रिमंडल के बीच समन्वय का काम करना, सम्राट और मंत्री के बीच समन्वय का काम करना। उसके बाद उन्होंने चुनाव के समय जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम उनको करना। ये सारा चीज़ राष्ट्र का नेता होना। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री विरोधी दल भले ही उनको वोट नहीं दिया हुआ, लेकिन चुनाव के बाद राष्ट्र का प्रतीक माने जाते हैं, और विरोधी दल हो चाहे अपने दल के हो, सभी
आपातकाल में या अन्य समयों में प्रधानमंत्री को एक आशा भरी नज़र से देखते हैं कि वो राष्ट्र के नेता हैं, तो उस ढंग से कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति को बहुत मंत्रिमंडल का संगठन हो गया, विभिन्न उनके बीचों में विभाग का बंटवारा करना, उस विभाग में समन्वय स्थापित कर, ये सारा कार्य किसका है? प्रधानमंत्री का है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, किस देश के साथ संधि करना है, किस देश के साथ समझौता रखना है, किसके अगेंस्ट वॉर वेज करना है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री के कार्य के अधीन होती है। भले ही आपातकाल की जो घोषणा होगी वो राष्ट्र के हेड के नाम से होगा। तो ये सम्राट के बाद ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का पद होता है। मंत्रिमंडल यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि संसदीय शासन व्यवस्था होने की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह इनको समय का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे चूँकि संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, संसद का सदन, लोकसभा जो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होगा, तो वो और मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का गठन कहाँ से होता है? जो चुनाव जीतकर एमपी जाते हैं, अपने देश में समझिए कि जो चुनाव जीतकर एमपी जाते हैं, उसी में से जो विशिष्ट लगते हैं उनको विभिन्न विभाग दिया जाता है, मंत्रिमंडल के संगठन में रखा जाता है। और उसके बाद एक किचन कैबिनेट भी डेवलप्ड होता है, जिसमें खास तरह के लोग 2-3 हो सकते हैं, वो लोग भी काम करते हैं। तो मंत्रिमंडल के जो संगठन हुए, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हुए, लोकसभा के हुए, भले ही और लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। हम लोग के यहाँ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ब्रिटेन में वो होंगे हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स और सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पे काम करते हैं। अगर सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है किसी विभाग के हेड के अगेंस्ट अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो संपूर्ण सरकार ही भंग हो जाएगी। तो उसमें देखना होता है कि कैसे समन्वयकारी रूप से सरकार भी बचे और राज्यसभा जो लॉर्ड सभा है वो कैसे उसमें काम करेगा, लॉर्ड सभा की उसमें क्या भूमिका होगी। लॉर्ड सभा के प्रति तो मंत्रिमंडल नहीं होता है उत्तरदायी उसके प्रति, तो वो इनडायरेक्टली प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव करके इसको रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि सभी समान परिवार जैसा सदस्य होते हैं, सभी एक दूसरे को हेल्प करते हैं और ये देखना होता है कि कोई बजट है या कुछ वो गिर नहीं जाए, उसके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव नहीं पास हो जाए। अगर वो असफल हो गया तो सरकार ही भंग हो जाएगी। इसलिए इसको ये सारा चीज़ भी देखना किसका, प्रधानमंत्री का ही काम है। और सब विभाग एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। अमेरिका का देखिएगा तो वहाँ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है और जैसे सरकार गिर गई तो पूरा ये भंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत होगा तो अमेरिका में कांग्रेस उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव के जगह पे महाभियोग, अगर लगे कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो महाभियोग ला के हटा सकती है, नहीं तो ऐसे नहीं हटाएगी। तो ये चीज़ देखें। उसके बाद कैबिनेट इसमें देखेंगे तो कैबिनेट का भी मेन काम क्या है। कैबिनेट हम लोगों के यहाँ प्रधानमंत्री अगर बुद्धिमत्तापूर्वक उसका ये करते हैं, संगठन करते हैं, तो वो बहुत अच्छे ढंग से उनके सपोर्ट में कार्य कर रहा होता है। लेकिन कैबिनेट के संगठन में प्रधानमंत्री को, चाहे भारत हो चाहे ब्रिटेन हो, वो अधिकार नहीं होता है। वो उसके संगठन में कुछ बिंदुओं को उन्हें ध्यान में रखना होता है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि कैबिनेट का संगठन राष्ट्रपति के, मंत्रिपरिषद का संगठन होगा तो राष्ट्रपति के पूरे बस की चीज़ है, उसके पॉकेट की चीज़ है। वो जरूरी नहीं है कि वो अपने दल के नेता को ही, जो चुनाव जीत के गए हैं उनके पार्टी के, उन्हीं को उसमें कैबिनेट में रखेंगे, मंत्रिमंडल में रखेंगे। उसमें क्या होता है कि अमेरिका में वो विरोधी दल के सदस्य को भी उसमें रख सकते हैं, जो राष्ट्र के हित में लगे उनको रख सकते हैं, और जो चुनाव में उनको हेल्प किए होंगे तो चुनावी वादा में उनको हेल्प किए होंगे तो उनको वो अपना सहानुभूति से, या कहिए कि अपनी लायबिलिटी ये करने के लिए उनको अपने साथ कैबिनेट में रख सकते हैं। तो कैबिनेट भी महत्वपूर्ण काम करती है। तो इस तरीके से आज हम लोग संस्थागत विकास और विश्लेषण के तहत कार्यपालिका, और कार्यपालिका का अर्थ
इसके अंतर्गत संकुचित या व्यापक अर्थ में समझे हैं और कैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका पे बढ़त हासिल कर ली है एक तरीके से, उसके बारे में जाने हैं। फिर आगे हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि ब्रिटेन में कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है। तो अस्थायी ब्रिटेन में अस्थायी कार्यपालिका के बारे में आज हम लोग इस क्लास में जाने हैं। अगर इसमें कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, तो आप ऑफलाइन में भी आके हमसे कंसल्ट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।